And now we go to the Power of the Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy, जिसमें हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स। तो ये मतलब हमारे लिए तो ये 30s 40s 50s 1930 1940 1950 का जमाना ही एंशिएंट है ना, बिकॉज हम बहुत आज से उसके 100 साल आगे जी रहे हैं। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया है, बट देन हमारी कंट्री में एंशिएंट टीचिंग्स अभी भी बहुत प्रोमिनेंट है। हमारी कंट्री में अभी भी पंडितों के चक्कर लगाना किसी चीज को अचीव करने के लिए, अभी भी ऐसा होता है कि पाप धोने के लिए आपको डुबकी लगानी पड़ती है। अभी भी ये चीजें प्रचलित है ना, अभी भी चल रही हैं सारा। सो आई थिंक हम बहुत रेजोनेट कर पाएंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की टीचिंग्स के साथ में। Yeah, so Rachna from Bangalore is reading. I don't know, it was just Rachna mentioned. So, Yes, ma'am. yeah. Good morning, ma'am. Good Good morning, morning. Very everyone. good morning. Chapter number 4, Mental Healings in Ancient Times. Down through the ages, men of all nations have somehow instinctively believed that somewhere there resided a healing power which could restore to normal the functions and sensation of man's body. They believed that this strange power could be invoked under certain conditions and that the elevation of human suffering would follow. The history of all nations presents testimony in support of this belief. In the early history of the world, the power of secretly influencing men for good or evil, including the healing of the sick, was said to be possessed by the priest and holy men of all nations. Healing of sick was supposed to be power derived directly by them from God, and the procedure and process of healing varied throughout the world. The healing process took the form of supplication to God, attended by various ceremonies such as the laying on of hands, incarnation, incarnation, the application of amulets, talismans, rings, trellises, and images. वन विल जस्ट टेक दिस। तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने ये लिखा हुआ है कि हम उस जमाने से निकल के आ रहे हैं जहाँ पे किसी भी जिंदगी में सफरिंग जब होती थी तो कुछ सर्टेन कंडीशंस और ऑस्टेरिटीज होती है। ऑस्टेरिटीज का मतलब होता है अपने आप को दुख दे के करना, जैसे इतने दिन के लिए व्रत कर लो तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, या आपका मतलब जो भी है कि किसी ने नजर लगाई है तो उस नजर के लिए आप ऐसे ऐसे कर लो, ये वाली प्रैक्टिसेस करो इतने दिन तक, तो आपका ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की चीजें बताई जाती थी लोगों को। फिर उसमें आगे लिखा हुआ है जैसे हीलिंग ऑफ द सिक, अगर कोई बहुत बीमार होता था तो उसको पंडित के पास ले जाते थे, है ना, या क्रिस्टल गेजिंग करते थे या उस तरह की चीजें। तो इसमें है दैट हीलिंग ऑफ द सिक की पावर जो होती थी वो लोगों में नहीं होती थी, उनको कभी किसी ने नहीं सिखाया कि आपके अंदर पावर है ना। वो इट वॉज पजेस्ड बाय द प्रीस्ट और द होली मैन जो थे, जो पंडित थे, उनको उनके पास मतलब उनके पास थी नहीं पावर, ऐसा माना जाता था कि अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसको पंडितों के पास ले जाते थे इंस्टेड ऑफ टेकिंग द डॉक्टर की कुछ ठीक कर दो इसको, इसका कुछ वो हो गया है या किसी ने कुछ कर दिया है ना। वो सारी चीजें प्रिवलेंट थी। तो जैसे होता है डुबकी लगा के आप अपने पाप धो दो, है ना। आपको डुबकी लगा के अगर पाप ही धोने होते तो दुनिया तो स्वर्ग बन जाएगी बिल्कुल। सो वापस आके आप तो उसी माहौल में रहोगे ना। अगर आप कहीं पे डुबकी लगा के आए हो किसी कोई होली वाटर आपने अपने ऊपर ऐसे छिड़क लिया है या जो भी कर लिया है, तो अब आपको लगता है कि आपके सारे कर्म शुद्ध हो गए, है ना। तो फिर तो पूरी दुनिया बिल्कुल ही वैसी हो जाएगी, सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, सब डुबकी लगा लगा के ठीक होने लग जाएंगे। आप कर्मों को मतलब चेंज करके ऐसे ऐसे थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं, है ना। यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। तो इसीलिए उन्होंने ये वाला पूरा चैप्टर समझाया है कि देखो पावर सिर्फ आपके अंदर है। ये वो बेसिकली बताने की डायरेक्टली कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे बहुत क्लियरली बताया है कि हीलिंग सिक वाज सपोज टू बी द पावर डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम द गॉड, है ना, जो किसी के थ्रू, किसी पंडित या किसी के थ्रू, किसी ऋषि मुनि के थ्रू हमारे अंदर आएगा इस तरह से। तो और ये होता था, या उसमें
अलग अलग तरह की सेरेमनीज होती थी, लाइक हैंड्स पे लाई डाउन करना, इनकैंटेशन, मतलब ये मंत्र बोलो इससे आप ठीक हो जाओगे। अभी भी लोग ठीक होने के लिए या पैसे प्राप्त करने के लिए मंत्र बोलते हैं। तो आपके कर्मों का क्या, जो 7 जन्मों से एक्यूमुलेट किए हुए हैं, वो मंत्र बोलने से क्या कर्म ठीक हो जाएंगे, है ना। हाँ, शुद्धि हो जाती है, मंत्र जाप अच्छा होता है, डेफिनेटली वो वाइब्रेशन हमारी बॉडी में जाती है, बट वो भी हीलिंग अंदर से हो रही है ना, अंदर से मंत्र हो रही है, बिकॉज इट्स लाइक मेडिटेशन। जैसे मंत्रा मेडिटेशन हम बोलते हैं ना, मेडिटेशन 3 तरह के ही होते हैं, एक ब्रीदिंग वाला मेडिटेशन होता है, एक मंत्रा मेडिटेशन होता है, और एक गाइडेड मेडिटेशन होता है। तो 3 तरह के मेडिटेशन होते हैं योगिक साइंस में भी, है ना। तो योग शास्त्र में बस 3 ही होते हैं। तो पहला होता है सांसों पे ध्यान देना, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, अपने सांसों को महसूस करना कि वो प्राण शक्ति अंदर जा रही है, हमको रिवाइव कर रही है, हमको हील कर रही है, और सांस को वापस छोड़ना बहुत सारे प्यार के साथ, है ना। ये वाला ये नॉर्मल मेडिटेशन होता है, जो ब्रीदिंग मेडिटेशन होता है। दूसरा होता है मंत्रा मेडिटेशन, कि आप बैठे हो और आप ओम चांट कर रहे हो, ओम कर रहे हो, आमीन एमन जो भी कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन योर रिलीजन। सो वो आप कर रहे हो मंत्रा मेडिटेशन, लाइक लगातार आप एक ही मंत्र बोल रहे हो, या फिर गायत्री मंत्र बोल रहे हो आप लगातार, और उस पे मेडिटेट कर रहे हो, है ना। लगातार रिपीट करना, मंत्रा मेडिटेशन इज कोई भी मंत्र को आप लगातार रिपीट करो। और तीसरा होता है गाइडेड मेडिटेशन, कि आपको कोई और इंस्ट्रक्ट कर रहा है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ दैट यू स्टैंड, थिंक दैट यू स्टैंडिंग ऑन अ ग्रीन ग्रास, और ग्रीन ग्रास को आप फील करो, आपके ऊपर नीला आसमान है, बिल्कुल साफ, तेज धूप चमक रही है, बहुत सुंदर हवा चल रही है ना, इस तरह से। तो अब मैं बोलती रहूंगी, वैसे वैसे आप इमेजिन करते रहोगे, तो वो गाइडेड मेडिटेशन होता है। तो वो भी तो एक्चुअली वर्क कैसे अपने आप से ही करता है। तो इसमें यही लिखा हुआ था कि पहले बहुत ऐसे सेरेमनीज होती थी आपकी किस्मत बदलने के लिए, है ना, या एम्यूलेट्स और तालिस्मान और ये सब पहनते हैं ना, ये वाली अंगूठी पहन लो तो ये हो जाएगा, वो वाला अंगूठी, ये सब प्लेसिबो इफेक्ट होते हैं। अंगूठी कुछ नहीं कर रही है, ठीक है, सब कुछ मन के अंदर होता है, कर्मा हमारे जहन में होता है। तो उसको चेंज करना, तो अपने हार्ट को, अपने माइंड को चेंज करके, अपने सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग करके ही कर्मा चेंज होता है, कोई और तरीका नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने 2 बड़े-बड़े चैप्टर्स लिखे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इस पे, कि उन चक्रों में मत पड़ो। अगर आप कोई व्रत उपवास कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि व्रत उपवास मैं इस इंटेंशन से कर रही हूँ, है ना। आप वैसे ही करो, फास्टिंग एक बहुत अच्छी चीज होती है, थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक मिल जाता है, और डाइजेशन को ब्रेक मिलता है तो अपने आप दिमाग सही हो जाता है, बिकॉज डाइजेशन में वो वेगस नर्व चल रही होती है ना। वेगस नर्व होती है हमारी लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी, है, जो हेड से शुरू होती है, लिटरली वो क्राउन चक्र से शुरू होकर आपकी मूलाधार पे खत्म होती है। योग शास्त्र में उसको ये बोलते हैं, है ना, कि आपके चक्रा से होके जो नर्व जाती है। और साइंस में हम लोग ये लिखते हैं, तो मैंने किताबों में वेगस नर्व के बारे में बहुत लिखा हुआ है कि वेगस नर्व होती है वो, जो भी पूरे डाइजेस्टिव प्रोसेस को वेगस नर्व ब्रेन से शुरू होती है। वहां पे हमने क्राउन चक्रा नहीं लिख के हमने लिखा हाइपोथैलेमस से शुरू होती है ना, और आपके कोलन पे, रेक्टम के पास खत्म होती है, कोलन पे खत्म होती है, लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो बात तो एक ही है ना, वो सारे चक्रास को टच कर रही होती है, आपके पूरे 7 चक्रों को टच कर रही होती है वेगस नर्व। और साइंस की किताब में हमने ये लिखा है, क्योंकि मैं साइंस कोर्स की किताब लिखती हूँ, है ना, तो वहां पे हमने इसको अलग तरह से डिफाइन किया है। आप देखो स्पिरिचुअलिटी और साइंस का, है ना, सम्मेलन कितना इंपॉर्टेंट होता है, एंड इट इज वन, देयर इज नो नथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड साइंस, दे आर वन। ओके, ये दोनों एक ही चीज होता है, और साइंटिफिकली ही हम इसको समझ, इसीलिए मैं आपको सारी साइंटिफिकली समझाती हूँ, ताकि हमको ये ना लगे, बिकॉज हम लोग सब इतने पढ़े लिखे लोग हैं ना, कि हमको वो रूढ़िवादी बातें समझ में नहीं आती है। तो हम जब उसमें साइंस ऐड कर देते हैं कि दिस इज हाउ इट वर्क्स, तो अपने आप हमको उसका मतलब समझ में आने लग जाता है, क्योंकि हमारा माइंड वैसे ही ओरिएंटेड है। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी आज के जमाने में हमारे अंदर आनी बहुत जरूरी है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी आएगी और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जब हम उसका देखेंगे। तो इसमें ये जो एम्यूलेट और ये सब, मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, उसकी शादी नहीं, शादी हो गई थी, शादी ठीक ठाक नहीं चल रही थी, कुछ था ऐसा, है ना, हस्बैंड के साथ रिलेशन थोड़ा ऐसा ही था। तो वो एक बार हमारे घर आई हुई थी, तो मेरे घर के पास, तो वो बोल रही थी कि दीप्ति मैंने सुना है कि आपके एरिया में ना ऐसे कोई पंडित हैं जो तावीज पहनाते हैं, तावीज बनाते हैं, बिकॉज और वो बहुत पावरफुल है, और उसमें कोई मंत्र लिख के तावीज के अंदर वो बंद कर देते हैं ना, वो ऐसे ढक्कन जैसा होता है तावीज। तो वो करके वो या तो गले में टांग लो या फिर आम पे बांधने का। तो कह रही थी कि मुझे उनके पास जाना है, तो मैंने उसको थोड़ा समझाया बुझाया, नहीं जी, बहुत बहुत एडमेंट कि नहीं, मुझे उन्होंने वहां से लिया था किसी ने, उन्होंने भी बताया कि उनकी प्रॉब्लम ऐसी हो गई है। फिर वो मैं गई उसके साथ में, बिकॉज वो मेरे घर के बिल्कुल सामने ही, थोड़ा सा बाहर निकल के राइट साइड पे ही था, लाइक अ वॉकिंग डिस्टेंस, आई वेंट विथ हर।
उन्होंने कुछ कुछ तावीज दिया और उससे खूब सारे पैसे लिए। आई थिंक इट इज अबाउट 15 ईयर 12 ईयर्स 12 ईयर्स 2010-11 की बात है, 2011 की बात है। तब उसने वो तावीज उसने वो पहना और उसके बाद तो उसकी हेल्थ वेल्थ सब कुछ ही खराब हो गया, सब गड़बड़ हो गया उसकी जिंदगी में। कुछ भी नहीं हुआ तावीज पहनने से उसको, है ना, कुछ भी नहीं हुआ। और अगर होता भी है तो वो प्लेसीबो इफेक्ट होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि मैंने ये वाली प्रैक्टिस करी है, या मैंने इसका जाप किया है, या मैंने रोज एक ब्लैक डॉग को रोटी खिलाई है घी लगा के, इसलिए मेरा ये हो गया है। बट इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। वो इसलिए होता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा लगता है कि उस ब्लैक डॉग को घी लगा के रोटी खिलाने से मेरी किस्मत बदल जाएगी, है ना। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में ये, इसको प्लेसीबो इफेक्ट कहते हैं। कहते हैं ना, अगर हम किसी को भी देते हैं, सपोज होम्योपैथी की वो राउंड राउंड गोलियां होती हैं, तो होम्योपैथी गोली में कुछ सोल्यूशन डाला जाता है ना, फिर वो कंज्यूम करते, जो मेडिसिन डालते हैं ना, वो तो नॉर्मल वाइट शुगर बॉल्स होती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें वो शुगर बॉल ही दी खा ली और कहा कि ये वाला आप खा लो, ये बहुत पावरफुल दवाई होती है, और इसको खाने से आपकी पूरी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाएगी। और इन शुगर बॉल में तो मैजिक होता है। उन्होंने भी ली तो ऐसा हुआ, और उसमें कोई दवाई नहीं डाली है, वो शुगर बॉल ये कह के डाली है और इंसान ठीक हो जाता है, बिकॉज वो प्लेसीबो इफेक्ट होता है, उसको प्लेसीबो बोलते हैं। प्लेसीबो मतलब अगर कोई भी चीज हम सबकॉन्शियस में बिलीफ के साथ मान लेते हैं तो वो हम हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको बिलीव कर देता है। वो उसके कारण हीलिंग होती है, वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप वहां गए और आपने जो भी थी डुबकी लगाई, है ना। अभी भी इतने साइंटिफिक जमाने में रह के भी हम लोग ऐसे दकियानूसी बातें करते हैं, है ना, और ये सोचते हैं कि हमारी, और कर्म में कोई चेंज नहीं आता है। वही चीखना चिल्लाना, वही दूसरों के पैसे हड़पना, वही दूसरों के बारे में पीछे गॉसिप करना, बिचिंग करना, उसमें कोई चेंज नहीं आया है ना। बिहेवियरली कोई चेंज नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड में कोई चेंज नहीं है। आते हैं अभी भी वैसी की वैसी हैं, बस वो काले डॉग को जाके घी लगा के रोज रोटी, एक और काम अपने मत्थे ले लो, है ना। ऑलरेडी कोई ऐसी चीजें, इससे अच्छा बैठ के ग्रेटिट्यूड कर लें हम। कम से कम 100 बार तो लिख पाएंगे, जितना टाइम लगेगा एक चपाती बनाने में, उस पे घी लगा के फिर काला कुत्ता तो ढूंढो पहले, है ना। होता भी नहीं है कहीं पे। या किसी के घर कोई पेट डॉग है तो उनसे जाके मनवार करो कि आपके डॉग को ना हमें बहुत एक रोज एक रोटी खिलानी है, ऐसे करके। मिलता भी नहीं है। उन सब इसे 21 बार बैठ के आप लिखो, सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग हो जाएगी और अपने आप ही हो जाएगा। तो ये समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि एंशंट मिथ्स इतनी ज्यादा है कि ये पत्थर पहन लो, वो तालिस्मान पहन लो, इस तरह ये रिंग पहन लो, इस रिंग से ये हो जाएगा, या इस फोटो को अपने रूम में रख लो, इस तरह से। बट रिमेंबर, एवरीथिंग इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। नथिंग वर्क्स ऑल दीज थिंग्स। हाँ जी। For example, in the religions of antiquity, priests in the ancient temples gave drugs to the patient and practiced hypnotic suggestions prior to the patient's sleep, telling him that the gods would visit him in his sleep and heal him. Many healings followed. Obviously, all this was the work of potent suggestions to the subconscious mind. After the performance of certain mysterious rites, the devotees of Hecate would see the goddess during the sleep, provided that before going to sleep, they had prayed to her according to weird and fantastic instruction. They were told to mix lizards with raisins, frank, frankincense, and myrrh, and pound all this together in the open air under the crescent moon. Healings were reported in many cases following these grotesque procedures. हाँ, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अलग अलग तरीके से हिप्नोटिक सजेशंस भी देते थे। हिप्नोटिक सजेशन डेफिनेटली वर्क करते हैं ना, बिकॉज आपको अल्फा स्टेट और थीटा स्टेट में ले जाके अगर कुछ बोला जाता है कि आपकी बॉडी पूरी तरह हील हो रही है, तो एंशिएंट टीचिंग्स में इस तरह करते थे, है ना। तो ये सब सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के कारण इवेंचुअली होता है, इसीलिए था। तो अब ये पावर ऑफ कोर्स हमारे पास आ गई है, बट हम एंशिएंट टाइम से ऐसे करते जा रहे हैं, है ना। मतलब ऑफ कोर्स सजेस्टिव हीलिंग बहुत पावरफुल होती है। किसी को भी अल्फा स्टेट में ले जाके, मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन यही होता है ना, कि किसी को अल्फा स्टेट में ले जाके हम दिल से थैंक यू बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी हील हो रही है, हम 5 एलिमेंट से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली वर्क करता है।
लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, मिक्सिंग लिजर्ड्स विथ लिजर्ड्स मतलब छिपकली, है ना, उसको किशमिश में मिला के खाओ और पता नहीं क्या क्या। तो ये सारी चीजें, इतना धुआं हो जाता है कई लोगों के घर में। ऑफ कोर्स लाइक इट्स इम्पोर्टेंट अगरबत्ती जलाना, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी हु डज इट। ठीक है, कभी कभी छः छः अगरबत्ती जला जला के इतना धुआं। आपको पता है कि अगरबत्ती की फैक्ट्री में बच्चों का काम करना अलाउड नहीं है इंडिया में, बिकॉज ऑफ द टॉक्सिन्स दैट इट हैज। अगरबत्ती के ऊपर जो वो लेप लगा हुआ होता है ना, वो जो वुडन स्टिक होती है उसके ऊपर, और उसको जला के उसमें से काला धुआं निकलता है। तो इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी इतना ऑलरेडी, लाइक थोड़ा AQI लेवल सिटीज का ज्यादा होता है, उसमें इतने घरों में अगरबत्तियां जल रही हैं, और एक अगरबत्ती नहीं जलती, इतनी सारी लोग खांस रहे हैं, सब कर रहे हैं, धुआं धुआं भरा हुआ है ना। वी आर रियली थिंकिंग कि उसकी वजह से हमारा, हाँ, जो हमारी हवन सामग्री का धुआं होता है, कभी कभी वो करना इजी होता है ना, और वो अच्छा भी होता है। हवन सामग्री का आप वो कर रहे हो, मतलब हवन हवन कर रहे हैं, तो उसके धुएं से बहुत प्यूरिफिकेशन होता है। या आप धूप जलाते हैं, है ना, धूप थोड़ी देर के लिए जलाई, एक धूप है, तो वो जो आठ आठ अगरबत्ती का धुआं निकालना, केमिकल निकाल निकाल के ये सोचना कि घर में शुद्धि हो जाएगी। सो वी नीड टू बी अ लिटिल माइंडफुल। कभी उस धुएं को आप साइंटिफिकली एनालाइज करना, तो पता लगेगा कितना कार्बन इनहेल कर रहे हैं, है ना। तो कहाँ से किसी का ब्रीदिंग इश्यूज और वो सब कैसे ठीक होंगी। इससे अच्छा कोई हरा प्लांट रख लीजिए आसपास, है ना। वो बहुत, देयर आर मेनी प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है दैट मून जब क्रिसेंट होता है तो ये वाली प्रोसीजर करो, या जो भी है। हाँ जी, रचना। It is It is obvious that these strange procedures, as mentioned in the illustrations given, favored suggestion and acceptance by the subconscious mind of these people by making a powerful appeal to their imagination. Actually, in all these healings, the subconscious mind of the subject was the healer. In all ages, unofficial healers have obtained remarkable results in cases where authorized medical skill has failed. This gives cause for thought. How do these healers in all parts of the world affect their cures? The answer to all these healings is due to the blind belief of the sick person, which released the healing power resident in his subconscious mind. Many of the remedies and methods employed were rather strange and fantastic, which fired the imagination of the patient, causing an aroused emotional state. This state of mind facilitated the suggestion of help and was accepted both by the conscious and subconscious mind of the sick. This will be elaborated on further in the next chapter. या सो इसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बोला है कि जितने भी हमने प्रोसेसेस देखे हैं कि अपनी जिंदगी और किस्मत को बदलने के लिए ये करो वो करो ऑस्टेरिटीज, वो एक्चुअली हमारा ब्लाइंड बिलीफ हो रहा है। द हीलर इज द सबकॉन्शियस माइंड, है ना। जैसे किसी ने कुछ भी कोई भी चीज दी कि आप ना ये वाला लिक्विड पी लो, ये बहुत ही मैजिक जादुई है, और इसको पीने के बाद आप देखना आपको सब कुछ, मेमोरी इतनी अच्छी हो जाएगी, आपको एकदम से एनर्जी आ जाएगी। तो हम कई चीजें ऐसे बिलीव करते हैं ना, तो वो एक्चुअली हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को बिलीव कर लेता है, जो हम अभी अपने आप को बिलीव करवा रहे हैं दैट आई एम गेटिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर बाय द डे, है ना। अल्फा थीटा स्टेट में ले जाके, स्लीपी ड्राउजी स्टेट में ले जाके जो चीज बोल रहे हैं, इसीलिए ना, क्योंकि उस वक्त हमारे सबकॉन्शियस माइंड ये बिलीव करने लग जाता है, रोज पढ़ पढ़ के, रोज पढ़ पढ़ के, रोज पढ़ पढ़ के, रोज पढ़ पढ़ के, रेपिटेशन से बिलीव करने लग जाता है। तो इवेंचुअली हीलर कौन है? वो चीज नहीं है लिक्विड जो हमको पीने को कहा गया था, या ब्लैक डॉग को रोटी खिलाना था, या वहां पे डुबकी लगाना था। हीलर हमारे सबकॉन्शियस माइंड है, जब वो कोई भी चीज ब्लाइंड बिलीव के साथ एक्सेप्ट करने लग जाता है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक तो होता नहीं है, एनालिटिक्स नहीं होती है। तो कहता है कि अच्छा अच्छा चलो ये करने से हो जाएगा, तो लेट मी जस्ट डू इट, और सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है एज ट्रू,
एंड हीलर सबकॉन्शियस माइंड होता है, इट इज नॉट दैट थिंग जो हम करते हैं, है ना। सामने मूर्ति रखी हुई है, मूर्ति की पूजा करने के लिए हम जाते हैं किसी मंदिर में, तो बहुत अच्छा एहसास है, तो वहाँ की एनर्जी मैटर करती है, डेफिनेटली वहाँ की एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे पूरे टाइम पूजा पाठ हो रहा होता है ना। भगवान के भजन गाए जा रहे होते हैं, तो भगवान के भजन सारे भगवान के प्रेजेस के होते हैं, तो वो हाई वाइब्रेशन होती है उस जगह पे, तो उसका इफेक्ट होता है। इवेंचुअली इट इज ऑल एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन इन द टेम्पल ऑल्सो, इजंट इट। वहाँ की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है। और उसके अलावा ऑफ कोर्स लाइक हमारी जो मानना होता है सबकॉन्शियस में, दैट वो मंदिर बहुत पावरफुल है, वहां पे जाके मेरे सारे विशेष पूरी हो जाते हैं, ये आपके बिलीफ है ना। ये रियलिटी नहीं है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसको मानने लग जाता है, इसलिए ये हमारे लिए रियलिटी बन जाती है। तो यही उन्होंने लिखा हुआ है, दैट कैसे ये सारी हीलिंग अलग अलग तरह की इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लोग क्योर हो जाते हैं, जहां मेडिकल साइंस फेल हो जाती है वहां पे भी क्योर हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड उसकी तरफ बहुत ग्रेविटेटेड है, दैट वो वाला वहां पे जाके ये वाला मंत्र करने से आई विल हील, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है ओके जो हुकुम टाइप्स, है ना, सो इट इज, एंड देन यू स्टार्ट हीलिंग, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसीलिए इस किताब में उन्होंने पहले इन सब चीजों के बारे में हमको बताया है, समझाया है, फिर साइंटिफिक एविडेंस दिया है कि इस तरह से ऐसे होता है, फिर वो कहते हैं कि देखो अब इस पावर के लिए आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ये पावर सबकॉन्शियस की ट्रेन करके जो लोग वहां का पानी पी लो, वहां डुबकी लगा लो, ये सब जो करते हैं, आप अपने घर में बैठ के आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हो, है ना, और उसको यकीन दिला सकते हो रिपीटेशन से, अल्फा स्टेट में ले जाके, हिप्नोटिक स्टेट जिसको बोलते हैं, अल्फा स्टेट में ले जाके, स्लीपी ड्राउजी स्टेट जो होती है, अल्फा स्टेट विल बी थीटा स्टेट। थीटा मतलब जब आप सोए नहीं हो लेकिन आप जागे भी नहीं हो, मतलब स्लीपी ड्राउजी, ये गहरी लंबी सांसें लेने से हो जाता है, 5 6 7 अगर लेते रहोगे, तो उसके बाद अपने आप हमारी ब्रेन वेव्स बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, लिटरली 4 से 6, है ना। उस टाइम आप जो बोलोगे और जो सोचोगे वो आपकी हकीकत बन जाएगा, ठीक है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड कोई लॉजिकल तो होता नहीं, वो आर्ग्यू नहीं करता है, तो इसमें यही इस बारे में लिखा हुआ है। तो फिर आज हम इतना ही करेंगे, एंड थैंक यू रचना फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली फॉर अस, एंड गॉड ब्लेस यू।